हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रैपिड बूम एजुकेशनल हब एक ऐसी संस्था है जो फ्री में सारी चीज़ों को करवाता है। और ये हूँ नीचे मैं, यानी सूरज आनंद, और मैं सारी चीज़ों को बहुत ही प्यार से आराम से समझा करके चीज़ें डिस्कस करके करवाता हूँ। इसी का सबसे बड़ा नतीजा ये है दोस्तों कि मेरे साथ बहुत कम लोग ही जुड़े हैं, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं सारे ही आज सक्सेसफुल हैं। याद रखिएगा दोस्तों, और जगह आपको लोग बहुत मिलेंगे और रिज़ल्ट भी आपको कम मिलेगा, बट मेरे साथ सीन ये है कि मेरे साथ बहुत कम लोग जुड़ते हैं और इसी के साथ ही जितने लोग जुड़ते हैं वो 100% जो सक्सेस रेट है वो यहाँ से निकल करके आता है। अलग अलग डिफरेंट सर्विसेज की तैयारी करते हैं। कोई एनडीए का है, कोई सीडीएस का है, कोई एसएससी का है, कोई यूपीएससी का है, कोई स्टेट पीसीएस का है। तो मैं हर एक लोगों को गाइड करने में सक्षम हूँ, तभी आज मैं बीपीएससी एक्सपर्ट कहलाता हूँ। मेरे से जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाइए या फिर यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने हैं ही मेरे साथ, और टेलीग्राम पे भी या तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कोई डाउट हो, और नहीं तो आपको डिस्कशन वगैरह करना है तो हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ग्रुप है, उसमें जाइए, ज्वाइन हो जाइए और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के टॉपिक में मैं बिहार के बजट के बारे में बातें करूँगा, 2022 और 23 का, उसी के साथ ही बिहार का जो इकोनॉमी सर्वे होगा उसके बारे में मैं बातें करूँगा। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत करते हैं। ये अभी जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से चीज़ें हैं दोस्तों कि ये बेसिकली आस्था आईएएस के नोट्स हैं और काफ़ी अच्छी संस्था है वो। और इवन जो इनके पर्टिकुलरली नोट्स हैं वो बहुत ही डेफिनेट और फिक्स्ड वे में लिखे पड़े हैं, जिस हिसाब से मैं इसी को प्रेफर करने में ज़्यादा आप लोगों को कहूँगा कि इसी को ही अगर बजट वगैरह पर देखना है तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। नोट्स वगैरह ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी को दे ही दूँगा, और नहीं तो वीडियो बार बार देखिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। तो बिहार बजट 2022-23 के बारे में अगर मैं बातें करूं तो पहला हमारे सामने यहाँ पर 5 पिलर बनाए गए हैं, यानी 5 टाइप से जो आप एक्सपेंडिचर कह लीजिए, खर्चा कह लीजिए, कमाई कह लीजिए, जैसे आय व्यय कहते हैं, ये मान लीजिए, मतलब इन क्षेत्रों में जो हमारी फंडिंग है वो जाएगी। और बेसिकली फंडिंग ही नहीं, किस तरह से उसके टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। तो ये बजटीय अनुमान है। सबसे पहले हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं कि सपोज करिए आज शिक्षा विभाग में कुछ ज़रूरत की चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, हम एक अनुमान लगाएंगे। सपोज करिए एक हमारे पास पेन है, इसकी 10 रुपये कॉस्टिंग है, हम अनुमान लगाएंगे कि अभी हमारा जो खर्चा है वो 10 रुपये का होगा। तो ये बेसिकली एक एस्टिमेट लगाने का तरीका है। उसी के साथ ही राज्य विकास के मुख्य 6 सूत्र, जिसका मतलब क्या है, 6 फॉर्मूला फॉर स्टेट डेवलपमेंट। ये अलग अलग राज्य, अलग अलग आप कह सकते हैं विभाग होंगे। इसी के साथ 7 निश्चय 1.0, 7 निश्चय 2.0, और लास्ट में आता है डिपार्टमेंटल प्रोविजंस, जिसका मतलब क्या है, विभागीय प्रबंधन। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बजटीय अनुमान पर आते हैं दोस्तों, जो कि एस्टिमेट के बारे में बातें करता है। तो जो हमारा आय है, मतलब बजट के हिसाब से जितने भी हमारी चीज़ें मिली हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इकोनॉमिक्स आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बजट से कोई भी क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम आपके फिगर्स में आते हैं। सपोज करिए ये आपका 2 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब आप कह सकते हैं 2,37,892 करोड़ हैं। तो फिगर्स के तौर पे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज दे रखा है। तो जैसे कि सेंट्रल इनकम, यानी कि राज्य की राजस्व आय में कितनी परसेंटेज की आप कह सकते हैं आप खर्चे लगे, वो सारी चीज़ें परसेंटेज में आएगा।
ऑप्शन में होगा 20, 21, 22, 23, तो आपको 21 पर टिक लगाना है। तो इकोनॉमिक्स से अगर आप लोगों को लगता है डर तो कोई दिक्कत नहीं है, बजट से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये याद रखिए दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बजट के आय के बारे में अगर बातें करूं तो ये जो हमारा अमाउंट है 2,37,892 करोड़ बजट का इनकम है। अब इसमें खर्चा कितना हुआ, 2,37,691 करोड़ हमारे बिहार में खर्च हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि अगर इस पेन की जो कीमत है वो 10 रुपये है, लेकिन सरकार ने 12 रुपये दे दिया, हमें तो काम सिर्फ 10 रुपये का ही है दोस्तों। तो 2 रुपये क्या होगा क्या नहीं वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये बेसिकली जो 12 रुपये है वो आय है, और उसी के साथ ही साथ जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 10 है, और बाकी जो बचे वो कहाँ गए, रिटर्न कर दिया, पॉकेट में गए, लोगों ने खाया पिया, वो सारी चीज़ें बाद में होंगी, बट अभी मेरा काम है सिर्फ समझाना। इसी के साथ ही पहले तो हम ये देखेंगे कि बजट का जो इनकम है 2,37,892 करोड़, जो कि 100% भाग है, बिल्कुल इतना हमें मिला है। अब हम एक एक करके देखेंगे किस विभाग में रेवेन्यू के तौर पे किसने कमाई करी, कैपिटल इनकम के तौर पे कहाँ चीज़ें आई थी। तो जो हमारा राजस्व आय है, जो कि रेवेन्यू इनकम से जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, वो 83% पर आई थी। याद रखिएगा 83% की जो चीज़ें हैं वो कुछ हमें स्टेट का कर देना पड़ रहा हो, कुछ हमें जो वहाँ के कैपिटल टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसमें लग रहा हो, कुछ हमारे सेंट्रल असिस्टेंट हैं, इन सारी चीज़ों में। तो 83% का जो खर्चा है वो हमारा यहाँ पर दिखा दिया गया है। उसमें 63% का जो है वो सेंट्रल का है। दोस्तों याद रखिएगा 83 टोटल है, 63 सेंट्रल का है, और बाकी जो 20 बचा वो हमारा स्टेट का होगा। इसमें कुछ इस तरह से चीजें हैं कि राज्य की राजस्व आय, स्टेट इनकम 21% है, केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी 38 है, यानी कस्टम्स एंड ड्यूटीज जो लगते हैं वो 38 है, केंद्र अनुदान यानी कि सेंट्रल असिस्टेंट है वो 24 है। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों को मिलाकर के 62 दे दिया गया है। राज्य के राजस्व आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो वाणिज्य करों है, वो उनसे जो आय मिलते हैं, जो कि कमर्शियल टैक्सेस होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो वहाँ से उभर करके आती है। दूसरा हम देखते हैं कैपिटल इनकम, यानी पूंजीगत आय। पूंजीगत आय टोटल यहाँ 83 चला गया और यहाँ 17% बचा, तो 17% जो है वो कैपिटल इनकम है। इसमें जो हम लोगों ने जो कर बोरो किया था, यानी कि जो हम लोग कर्ज से आए जितने भी उभर करके आते हैं वो कुछ इस प्रकार है, जो कि फिजिकल डेफिसिट बताता है। सरकारी संबंधित आय, जो कि आप कह सकते हैं बाय सीलिंग ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स ऑफ द रिफंड ऑफ द लोन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि 24 और 38 को मिला करके ये 62% ऑफ RI इज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? इट मीन्स दैट दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रकार बिहार के आय का मुख्य स्रोत केंद्र सरकार की भागीदारी है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर हम बिहार की राजनीतिक पे भी ध्यान देंगे तो वो जो सेंट्रल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे बिहार में भी है, तो जिस हिसाब से मोस्ट उसका जो कमाई है, मुख्य स्रोत उसके कमाई का है, वो केंद्र सरकार से होना लाजमी है। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ ओरिजिनली में हुआ, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा था कि कितने पैसे मिले, कहाँ लगेंगे, क्या होंगे, किस हिसाब से उन्हें मिले थे। अब हम देखेंगे कि ओरिजिनली जो पैसे खर्च हुए थे, जो 2,27,691 करोड़ है, जो खत्म खर्च हुआ था, वो कहाँ कहाँ हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे पहले आया 81%। दोस्तों अनुमानित था, चीज़ें इस तरह से थी कि 83% आएगा, जिसमें से 63 आपका सेंट्रल जाएगा, 20 आपका स्टेट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 81, जो कि कुछ अराउंड आप कह सकते हैं हाँ कि ये 1,91,975 है, 57 करोड़ है, कुछ इस तरह से जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर आया। उसी के साथ ही जो वहाँ पर दोस्तों 17 था, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 17% था और 83 का रेशियो था, यहाँ पर 81 और 19 का आ गया है।
तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 19 का आ गया। इन दिस बजट द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, रोड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड द रूरल डेवलपमेंट, इस बजट में सर्वाधिक जो व्यय है वो शिक्षा, सड़क विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास पर है। क्लियर। विभिन्न प्रकार के घाटे एवं अधिवेश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिसिट्स एंड सरप्लस इन द परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। तो जीएसडीपी बेसिकली 75 कुछ परसेंटेज पर है, और ये जो करोड़ों रुपए मिले हैं इसको कुछ इस तरह से है कि जो 7,45,310 करोड़ इधर से उभर करके आए हैं। तो ये राजकीय कोष का जो मतलब आप कह सकते हैं कोषीय घाटा जो फिजिकल डिफिसिट आता है 3.47 का, या फिर जो राजस्व घाटा आता है रेवेन्यू डिफिसिट सरप्लस। सरप्लस क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा रेवेन्यू टैक्स आया उसमें से हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रॉफिट मार्जिन के तौर पे हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छा एक टेबल बना करके दे रखा है। एक चीज याद रखिएगा, बिहार एकमात्र राज्य है, बिहार एकमात्र राज्य है जिसका राजस्व घाटा न होकर राजस्व अधिवेशन है। याद रखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से चीजें हैं कि बिहार एकमात्र राज्य है जिसका राजस्व घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट ना होकर ये कुछ कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू का जो सरप्लस है वहां पर ज्यादा आता है। याद रखिएगा, तो चीजें इस तरह से आ रही हैं। बिहार FRBM एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट द फिजिकल डिफिसिट इज द 3.5। दोस्तों पिछले बार का ये क्वेश्चन आया है कि बिहार का जो डिफिसिट है वो कितने परसेंटेज पर है, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। तो जो आंसर होगा वो 3.5 होगा, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल बनाया गया है, काफी अच्छा है, इसको आराम से समझते जाइएगा। मेरी फोटो को ज्यादा बड़ी है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर ही लेकर के आते हैं। बिहार की राज्य स्थिति, फिजिकल कंडीशन ऑफ बिहार देखा जा रहा है। जीएसडीपी बढ़ रहा है और जो डिपार्टमेंटल अपॉन जीएसडीपी आ रहा है वो 36.7 का आ रहा है। रेवेन्यू सरप्लस आ रहा है, बजटरी एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है। फिजिकल डिफिसिट है जो 3.47 का है वो कंट्रोल में है, उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि चीज़ें उधर उधर आएंगी। अब बातें करते हैं बिहार बजट के बारे में। दोस्तों बजट का जो बेसिकली फॉर्मूला है वो दो तरह से आता है। पहला केंद्र का आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा आता है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो बिहार के जो बिहार राज्य सरकार की तरफ से आई है। तो केंद्र सरकार में जो गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी इस साल अगर मैं बातें करूं तो 2 फरवरी 2022 में वो चीज़ों की शुरुआत करेगा। कैसे हिसाब किताब आंकड़े गए, कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं, इसको पेश किसने किया था? निर्मला सीतारमण ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, सवाल सीधा सीधा आता है। राज्य सरकार की बातें करूंगा तो ये उसी महीने के फरवरी महीने के आखिरी वर्किंग डे में करेगा, यानी 28/2/2022 को इस साल हुआ था। तारकिशोर पंडित जी यहाँ पर हुआ करते थे जिन्होंने इसको पेश किया था। अब डिवीजन दे रखा है केंद्र सरकार और राज्य बजट में। तो बजट का सर्वाधिक आधार यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेस ऑफ द बजट कुछ इस तरह से है। केंद्र बजट में आर्टिकल 266 फर्स्ट जो कि कंसोलिडेटेड फंड के तौर पे, राज्य बजट में भी वो लग रही है। बजटरी प्रोसेस कुछ इस तरह से कि डिफिनेशन ऑफ बजट क्या होता है, टाइप्स वगैरह क्या है। तो जैसे वो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बांटा गया है कि कहाँ पर कैसे क्या क्या होने वाला है। इसी के बाद ही पब्लिक फाइनेंस की अगर मैं बातें करूं दोस्तों तो जो फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, वहाँ पर केंद्र सरकार का आर्टिकल 112, 13, 14 यानी 11, 12, 13, 14 लगा। बिहार सरकार के बारे में बातें होंगी तो 201, 2, 3, 4 लगे। दोस्तों इस तरह से आती है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली यही पूछता है कि ज़रा बताइए कौन सा आर्टिकल किस में लगा। तो याद रखिए केंद्र शासन में 111 112, 113, 114 और यहाँ पर बिहार सरकार में 201, 202, 203, 204 के तौर पे चीज़ें सामने आई थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अगर बातें करूं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक डाटा है, ये मैक्रो नहीं है। मैक्रो अगर होता दोस्तों तो पूरे इंडिया भर की बातें यहाँ पर होती, ये माइक्रो है, बेसिकली एक फिक्स जगह के बारे में चीज़ें बता रहा है। इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ बिहार के बारे में अगर मैं बातें करूँ, बिहार की आर्थिक स्थिति यानी जीएसडीपी 2020 और 21 का कुछ इस तरह से है कि करंट प्राइस और कॉन्स्टेंट प्राइस के बीच डिफरेंस बता रहा है कि जो चालू प्राइस है और उसी के साथ ही जो स्थिर है, स्थिर को हम छेड़ते नहीं है क्योंकि वो
स्थिर है, जो चालू है वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। जहां डिमांड ज़्यादा होगा वहां सप्लाई ज़्यादा होगा, क्लियर रखिएगा। जहां सप्लाई कम होगा वहां डिमांड, अगर प्राइस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है वो कौन सा प्रोडक्ट है, तो हम कांस्टेंट प्राइस को छेड़ते नहीं है, हम बेसिकली बातें करते हैं करंट प्राइस के बारे में। तो करंट प्राइस का जो ओरिजिनल कुछ इस तरह से आया था कि 6.18 लाख करोड़ पड़ा था, और कांस्टेंट प्राइस जो हमारा उभर करके आया था वो 4.19 लाख करोड़ उभर करके आया था। जीएसडीपी ग्रोथ के बारे में अगर बातें करूं 2020-21 का, तो ये +2.5% आया था। उसी के साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट है वो -7.2% गया था। जीएसडीपी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अलग अलग सेक्टर के तौर पे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो शेयर आया है वो 19.2, 19.5 और 61.9, मतलब 3 लोग मिल करके कितना ग्रोथ दे रहे हैं, कितना लॉस लेकर के जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहीं दर्शा रहा है। प्राइमरी सेक्टर से 2.3% का ग्रोथ आया था, सेकेंडरी सेक्टर से 4.8% का ग्रोथ आया था, टर्शियरी सेक्टर से 8.5% का ग्रोथ आया था। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग कैपेसिटी 66% है पहले का, दूसरे का 21% है और तीसरे का 13.5% है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चालू मूल्य पर कैपिटा इनकम, यानी कुछ इस तरह से है कि पर कैपिटा इनकम ऑन द करंट प्राइस, करंट प्राइस पर क्या क्या सारी चीज़ें दे रखी है। तो यहाँ पर बेसिकली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे रखे हैं कि पटना में 1.31 लाख है, शिवहर में 30, जहाँ पर सबसे ज़्यादा है सबसे कम है, कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने देखी जा रही हैं। सबसे ज़्यादा पटना का है क्योंकि काफ़ी फेमस शहर है, और आप बिहार का कैपिटल होने के साथ ही साथ वहाँ की सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज वगैरह का सेटअप वहाँ पर ही किया जाता है। मुंगेर का दे रखा है, सीतामढ़ी का दे रखा है। अर्बनाइजेशन पर बातें करते हैं। अर्बनाइजेशन को हम लोग बेस ईयर 2011 का मानते हैं, जहाँ पर 11.3 का हुआ था। प्रेजेंट में ये 15.3 है। बेसिक दोस्तों, जो भी हम करा रहे हैं आज की क्लास में, परसेंटेज पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज और न्यूमेरिकल वैल्यू से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उभर करके आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास को करने के बाद आप लोगों को ये सारी डाउट आएंगे। तो 2011 में 11.3 का हुआ करता था, प्रेजेंट में 15.3 का है, तो ये आगे बढ़ा, जिस वजह से ये पॉजिटिव चेंज है। इसी के साथ ही बिहार में नगरीय जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का सिर्फ 3.1% है। लोग क्या करते हैं दोस्तों, अर्बनाइजेशन पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये गलती है, ये हमें करना चाहिए। नगरीय जनसंख्या पर बढ़ता आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का सूचांक है, बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ सबसे सर्वाधिक पटना में 44.3, फिर मुंगेर में और फिर नालंदा में 44.3, 28.34, 26.24। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिजिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट के जो फिजिकल कंडीशन है उसके बारे में बताई गई है। रेवेन्यू इनकम आपका +24.9 है, पर कैपिटा इनकम +3.25 है, पब्लिक एक्सपेंडिचर +10.7% और कैपिटल इनकम 30.5%, कुछ इस तरह से आ रही है। इन दिस वे इंक्रीज ऑफ द रेवेन्यू इनकम ऑफ द एक्सपेंडिचर इज पॉजिटिव। सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में बताया 36.7 की जो चीज़ें उभर करके आई थी। अब बातें करते हैं कृषि के बारे में। तो बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र कुछ उभर करके आता है, जो कि 72.97 लाख हेक्टेयर है। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस इस बार अगर किसी ने आप लोगों ने दिया होगा तो उसमें पूछा था पूरा जो क्रॉप्ड एरिया है उसका कितना हेक्टेयर हुआ करता था, पूछा था, जिस हिसाब से यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो 72.9 लाख जो लाख हेक्टेयर है वो कुछ इस तरह से। फसल तीव्रता यानी क्रॉप इंटेंसिटी 144% का उभर करके आता है। एकल सिंचित क्षेत्र यानी ग्रॉस इरिगेटेड मतलब सिंचाई की जितना भी लैंड है वो हमारा 54.35 लाख हेक्टेयर है। परसेंटेज 74.45, इसको अराउंड 75 मान लीजिए। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कितना अनाज उत्पादन होता है, तो 17.95 लाख टन के तौर पे हमारी चीज़ें उभर करके आती हैं। इसी के साथ ही कृषि कर्मण पुरस्कार 2012 से 21 तक के बीच में बिहार को टोटल 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। दोस्तों, सवाल आता है, सीधा प्रीलिम्स का सवाल है, 2012 से लेकर के 2021 तक बिहार को कुल कितनी बार मिला है ये पुरस्कार, तो टोटल 5 बार ये पुरस्कार मिला है। जैविक गलियारों के बारे में अगर बातें करूं, ऑर्गेनिक कॉरिडोर के बारे में, तो 13 नए जिलों में लागू हुआ है। 17,000 करोड़ जमीन कुछ इस तरह से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट पा चुकी है।
किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो जो अंडे हैं, अंडों का जो विकास है, टोटल कितना हुआ था प्रोडक्शन, 301 करोड़ के हिसाब से आया था। मिल्क प्रोडक्शन 115 लाख टन आया था। मछली उत्पादन 3.8 लाख टन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के भी तहत हमारा बिहार आता है। इसी के साथ ही राज्यों में औद्योगिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 का, स्टार्टअप नीति 2017 का, मेडिकल ऑक्सीजन नीति जो 2021 का, मुख्यमंत्री महिला युवा SC/ST EBC उद्यमी योजना, क्लियर है दोस्तों, ये सब योजना शुरू कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बातें करते हैं, HR के बारे में बातें करते हैं। तो निर्भरता अनुपात जो है, डिपेंडेंसी जिससे रेशियो कहते हैं, वो बिहार का और राष्ट्र का, बिहार का 46.4 है, राष्ट्र का 62% उभर करके आता है। इसी के साथ ही इसी का 46% बिहार का ले जाता है, अर्थात उत्पादन जनसंख्या कम निर्भर जनसंख्या ज़्यादा, यानी कि बिहार का 46 में बच्चे हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं। 2036 तक 61.4 जनसंख्या हो जाएगा, ये अनुमानित है। कृषि बार बार आ रहा है, तो कृषि कुछ इस तरह से है कि 19.2% है, जिसमें कि टोटल विकास 2.3% का उभर करके आता है। बिहार की कृषि सभी 4 क्षमताओं विधावन कुछ इस तरह से, जो फर्टाइल लैंड है, वाटर है, लेबर इंटेंसिटी है, मार्केट है, वगैरह वगैरह। तो राज्य की कुल जनसंख्या 77% भाग्य जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, हमारा भारत खुद ही किसानों पर डिपेंड है। अगर किसान नहीं तो हमारे पास अनाज नहीं, और उसमें से बिहार भी है, जहां पर 77 भाग्य जो लोग हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ें परसेंटेज है कि कुछ इस तरह से क्रॉप इंटेंसिटी है जो वर्तमान में 144 है। इसी के साथ ही प्राथमिक क्रियाओं, पशुपालन की चीज़ें दे रखी हैं, लाइफ स्टॉक और फार्मिंग की। बिहार में भूमि उपयोग, लैंड यूज पैटर्न कुछ 93.59 है, जिसमें कि अलग अलग वन क्षेत्र है, फिर आप नेट सोन एरिया है, वाटर एरिया है, बोरोड वगैरह, ग्रेजिंग, हॉर्टिकल्चर, अदर, बाकी ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे अधिक बक्सर में है। क्या सबसे अधिक है? डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर लैंड यूज़ के बारे में बातें करूँ तो बक्सर और भोजपुर में 80% से अधिक है। सबसे अधिक फसल का तीव्रता शिवहर में, गया में है। सबसे अधिक बगानी शिवहर, अररिया, मधुबनी। फिर उसी के साथ बिहार का जन घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ बिहार सबसे ज़्यादा है, आपको पता ही होनी चाहिए। तो बढ़ने का सबसे ज़्यादा कारण है कि छोटे एवं सीमांत किसानों की बढ़ती जनसंख्या, जोतों का घटना आकर यानी साइज ऑफ फार्मिंग लैंड। इसी के साथ ही साथ राज्य में फसल प्रारूप यानी क्रॉप पैटर्न क्या है, तो दलदल है, पल्स है, ये सारे की सबके परसेंटेज दे रखे हैं। अनाज की खेती 87.86 है। फिर उसके बाद उत्पादन, प्रोडक्टिविटी की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं। गेहूँ कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चावल का उत्पादन दृष्टि सबसे ज़्यादा रोहतास है, औरंगाबाद है, पश्चिम चंपारण है। उत्पादन की दृष्टि से मतलब एक तो उत्पादन है और एक मतलब कह सकते हैं कि उत्पादकता है, मतलब क्या कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो ये बेसिकली 2-3 में ही उभर करके आती हैं। गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता कहाँ पर है? रोहतास में है, मुजफ्फरपुर में है, भोजपुर में है, बेगूसराय, सारण, रोहतास। मक्के की बातें करूँ तो बिहार इज़ द लीडिंग मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया। मतलब बिहार में, मतलब इंडिया भर में सबसे ज़्यादा में से एक हमारा बिहार भी है जो कि मक्का का प्रोडक्शन करता है। उत्पादन कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय। उत्पादन अररिया। उत्पादक कुछ इस तरह से दाल का, पल्सेस का पटना, नालंदा। उत्पादक जहानाबाद। गन्ने का पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण। उत्पादन पश्चिम चंपारण। कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। चावल का कटोरी, दोस्तों चावल नहीं है, चीनी का कटोरी किसे कहते हैं? चीनी का कटोरी हम पश्चिमी चंपारण को कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, शुगर बाउल ऑफ बिहार किसे कहते हैं? तो ये पश्चिम चंपारण को कहते हैं। बिहार के उत्पादन के मामलों में केले हाजीपुर में होते हैं, वैशाली में होते हैं। आम दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। उसी के साथ ही अमरूद नालंदा, मुजफ्फरपुर में आती है। सब्जी के उत्पादन के मामले में पहला आलू है, प्याज है, बैंगन है, फिर टमाटर है। तो आलू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पटना में, नालंदा में, समस्तीपुर में। प्याज का नालंदा में, पश्चिम चंपारण में। उसी के साथ ही यहाँ पर क्या है? गोभी, वैशाली में। तो ये सब कुछ है हमारे बिहार के बारे में। कृषि पर क्या बिजनेस है, क्या सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह है, आराम से मैं लेकर के जा रहा हूँ। आप वीडियो के साथ ही पढ़ते भी जाइएगा और आप लोगों को समझ भी चीज़ें आती जाएंगी।
कुछ ऐप लॉन्च हुए हैं, ई नाम, ई पशु हाट, ई गोपाला, जिसमें ई नाम आपका ग्रामीण का है, पशु के लिए, गोपाला आपका मत्स्य के लिए। लाइव स्टॉक के बारे में चीज़ें दर्शाई गई हैं, कैटल वगैरह के बारे में, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ट्यूबवेल के बारे में। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बातें करूं तो राज्य में कुल 11 चीनी उद्योग हैं। इनमें सबसे बड़ा हरिनगर का है, फिर नरकटियागंज का है और फिर बगहा का है। पश्चिम चंपारण को बिहार का चीनी का कटोरा कहा जाता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। दूसरे स्थान पर गोपालगंज है। सरकार द्वारा राज्यों में चीनी उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति भी तैयार किया जाता है। इथेनॉल नीति भी इसके लिए आई थी, जिसमें हम लोग इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन की भी बातें हमारे बिहार में करते हैं। इसी के बाद डेयरी इंडस्ट्री की कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, जिसके हम लोग कॉम्फेड के नाम से जानते हैं। सुधा ब्रांड सबसे फेमस है। राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ है। आर्टिफिशियल सेंटिमेंट सेंटर है। विभिन्न अगर बातें करूं तो स्थापित कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। बिहार में उद्योग संरचना इंडस्ट्री एंड 19.5% सेकेंडरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से टेबल बना करके ग्रोथ रेट दर्शाया गया है और वाकई में बहुत अच्छा नोट्स है। रेशम के बारे में अगर बातें करूँ सबसे ऊपर मुख्य 3 कारणों से रेशम उत्पादन होता है। तो ये मलबरी में होता है, तसर में होता है, एरी सिल्क में होता है। रेशम का सबसे अधिक प्रोडक्शन भागलपुर में है। साथ ही साथ जिलों में तसर उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें सहरसा, मुंगेर, बांका आदि शामिल है। तो बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 का, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ये सारे जितने हैं आप लोग देखते जाइएगा। हाजीपुर में एक बिहादा है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको बिहादा के नाम से जाते हैं। इसका स्थापना जो है वो 1794 में हुआ था। बिहार उद्योग मित्र नियुक्ति, इसके लिए इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में चीज़ें कुछ इस तरह से उभर करके आते हैं। मुख्यमंत्री युवा महिला SC, जो स्टार्टिंग में बताया था कि SC ST की जो जितने भी एकेडमी हैं वो खोली गई थी। राज्य में अनेक सर्किट विकसित किए गए। बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट, गुरु सर्किट, गांधी सर्किट। प्रसाद के नाम पे पर्यटन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रसाद मतलब कहने का क्या मतलब, पिलग्रिम रेवोल्यूशनस एंड द स्पिरिचुअल आर्गुमेंटल ड्राइव जिसे कहते हैं। सरकार के द्वारा बिहार में के नाम से पर्यटन विकसित है, जिसमें इको टूरिज्म भी आते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि भागलपुर में, वो भी देखने आते हैं। गंगा नदी के 60 किलोमीटर क्षेत्र तक ये परिभाषित कहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि कांवर मील आते हैं, बरेली मील आते हैं, फिर उसके बाद उदयपुर लेक। ये सारी चीज़ें जो देखने की जगह है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें दर्शाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन है, दूर संचार है, ऊर्जा है, वगैरह वगैरह। रोड, रेल, पानी, हवा, ये सब, सड़क पर कितनी सारी चीज़ें, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। तो इसके बारे में अगर मैं बातें करूं तो देखिएगा दोस्तों, बिहार के पक्की सड़कों की लंबाई टोटल 1.6 लाख किलोमीटर है और इस रूप में जो देश में 10वें नंबर पे आता है। क्लियर, याद रखिएगा। रोडों की अगर लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर है, जिसके रूप में बिहार का जो स्थान है वो 8वां आता है। सड़क घनत्व के अनुसार प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर बिहार 3086 सड़कें हैं, जिस मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। पहला केरल है, दूसरा पश्चिम बंगाल है। NH के बारे में बातें करते हैं तो NH राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल टोटल 5301 किलोमीटर तक हमारे बिहार में शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग घनत्व के बारे में बिहार चौथे नंबर पे है। उसी के साथ ही 58 किलोमीटर प्रति, यानी जो सबसे ऊपर है वो पंजाब है और जो हमारे बिहार है वो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जो चौथे नंबर पर हमारे NH के तौर पे आते हैं। NH का निर्माण पहले स्थान समस्तीपुर फिर पटना में हुआ। उसी के साथ ही 191 सड़कों का निर्माण वगैरह चल रहा है। स्टेट के बारे में अगर बातें करूं तो राज्य का कोष वगैरह, एशियन डेवलपमेंट बिहार से कर्ज लिया था रोड वगैरह बनाने के लिए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक से। रूरल रोड्स कुछ इस तरह से है कि वो जो पक्की कच्ची सड़कें होती हैं, मेरी सरकार ने एक योजना बनाया है, किस तरह से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, वो सारी चीज़ें बाद की बात है। प्रधानमंत्री सेतु निर्माण योजना, ये कुछ इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर बातें करूं तो मार्च 2020 से बिहार का रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर रहा था। 3 सबसे मुख्य हैं, सोनपुर से देहरी ऑन सोन पर बनाया गया था।
ये रेलवे पुल बनाया गया था। एयर ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पे पटना, दरभंगा, गया का चीज़ें सामने आ रही हैं। उसी के साथ ही 27 लाख यात्री पटना हवाई अड्डा से रोज यात्रा करते हैं, कुछ इस तरह से काफ़ी बड़ा नंबर है। जल के बारे में भी बातें करूं तो NW1 गंगा पर ही विकसित है। इसके अलावा इसका सबसे लंबा भाग बिहार में विकसित है, जिसको नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में कुछ इस तरह से घनत्व 53.69 है, जबकि देश का 86.89 है। फिर इसी के बाद ही दिल्ली का सबसे अधिक है, हिमाचल फिर केरल आता है उभर करके दूसरे चरण में। कुछ इस तरह से चीज़ें दर्शाती जाती हैं। तो बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की चीज़ें आती हैं। इंटरनेट का उपयोग गांव में कितना होता है, 79 लाख होता है। शहर में कितना होता है, ये कुछ 47 लाख के आसपास चीज़ें उभर करके आती हैं। अब बिहार ने मोबाइल ऐप का भी विकसित किया है, संजीवनी ऐप है। कोरोना के समय में दौरान जो चिकित्सक सुविधा है वो यहाँ पे मिलती है। इंद्रब्रज है, बिजली गिरने पर 15 मिनट पहले 45 मिनट पहले चेतावनी दे देगा। जानकारी ऐप है, विभिन्न सरकार सूचनाओं के लिए कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। एनर्जी ऊर्जा बिहार में पूर्ण रूप से विद्युतीय राज्य है, मतलब ये एनर्जेटिक हो रहा है दिन प्रतिदिन। कितने वाट का आता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते जाइएगा। ये उतना वैल्यू नहीं रखता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे BREDA का फुल फॉर्म क्या होता है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। बिजली खपत सबसे ज़्यादा पटना, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर। सबसे कम शिवहर, अरहल, शेखपुरा में सबसे कम यूज़ होती है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बातें करेंगे तो गरीबी एवं बेरोजगारी रिलेटेड पॉलिसी है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने। कितने परसेंटेज गरीबी है, कितने परसेंट सबसे ज़्यादा किशनगंज में है, फिर अररिया में है, फिर मधेपुरा में है। सबसे कम बातें करूँ तो हमारे पटना, भोजपुर, सिवान में गरीबी दिखाई देती हैं। तो इसी के साथ ही और अनएम्प्लॉयमेंट की बातें अगर आती हैं तो ICDS का फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट रोजगार के बारे में अगर बातें करूँ 15 से लेकर 59 तक 2021 में 58.8% है। 2036 तक अनुमानित है कि 61% का ये जो सिलसिला है वो हो जाएगा। तो दोस्तों अर्थात बिहार में लंबे समय तक जनानिकी लाभ की संभावना है। कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमेशा से इन सारी चीज़ों में एक्टिव रही रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार का बजट 2022 और 23 का बिहार इकोनॉमिक सर्वे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्लास कैसी लगी, मज़ा आया, नहीं आया, तुरंत कमेंट करिएगा। कोई सा भी डाउट होगा तुरंत बताइएगा। और मैं इसी तरह से हर एक छोटे छोटे टॉपिक को उठा करके जो बिहार BPSC 67 के लिए ज़रूरी हैं उनको करवा करके ही जाऊंगा, क्योंकि यही मेरा वादा है। और जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। बाकी मेरे से कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को तो आप कर ही रहे हैं, टेलीग्राम पे जो ग्रुप है, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करके आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।